कंपैरिजन ड्रॉ किया भोपाल गैस ट्रेजेडी से, अगेन एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड आई से दिस रिस्पॉन्सिबली। क्या हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी जैसा हम दूसरा एक केस यहाँ पे पैदा कर दें कि जहां पे जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी, वो अगले 40 साल तक कोर्टों में लड़ते रहें? दूसरी बात, टेक्निकल लीगल पॉइंट पे भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक्सप्लोजिव्स के अंदर इतनी सारी धाराएं नहीं लगी थी जो इस केस में लगाई गई हैं। तो आपको पता था कि आप पटाखे बनाने का काम, जो बाय द नेचर ऑफ इट डेंजरस है, उसे एक बस्ती में रेसिडेंट्स के बीच में कर रहे हैं, और उसके बाद यहां पर होता है और आप फिर यहां पे आके खड़े होके बोल रहे हैं कि हम तो धंधा कर रहे थे। माय लॉर्ड, जिसको इन्होंने कहा कि मिशैप, ये घटना हो गई, इसमें कोई इंटेंशन थोड़ी नहीं था, और एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एक्सीडेंट। विद रिस्पेक्ट माय लॉर्ड, दिस वाज अ ह्यूमन मेड डिजास्टर। यहां पर ये एडमिटेड फैक्ट है कि इस फैक्ट्री में वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल लोग आके काम करते थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनके घर वालों को यह भी नहीं पता होगा कि यदि वो मर गए तो वो कहां गए, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और ना ही 1.5 साल तक सरकार ने कोई भी मिसिंग या हेल्पलाइन की कोई व्यवस्था करी। तो जिनके पुर्जे ही नहीं मिले, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिनका रिकॉर्ड है वो ये कि 13 लोगों की मृत्यु हुई, 64 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए, 220 लोगों को माइनर इंजरी आई, 33 फैमिलीज का घर तबाह हो गया, और माय लॉर्ड 60 लोग जो हैं, सॉरी 200 लोग जो हैं वो अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो गए। इतनी बड़ी केस में जिसमें कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, क्योंकि 1.5 साल के बाद आप यदि 1.5 साल के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लेते ना, आपको यदि जब राजेश अग्रवाल की बहस कर रहे थे कि आपके पास वैलिड लाइसेंस था, पहली बात तो लाइसेंस 15 किलो का था, लेकिन 1.5 साल के बाद अब आप ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपने एक लाइन अलग से ऐड कर दी है, ये भी ट्रायल का विषय है, एंड दिस शोज दैट दे आर केपेबल ऑफ टेम्परिंग विटनेस। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप किसी एक ऑर्डर में जहां पे आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही हो 1.5 साल में, सभी लोगों ने बेल लगाई है अलग अलग कोर्ट में, आप एक कोर्ट का बता दीजिए जिसमें आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर 1.5 years for the first time in a bail matter you are saying कि we had license till 2026? मतलब दूसरी बात, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत क्लियर रूल है, यहाँ पे इंटेंशन मारने की वैसे नहीं देखी जाती जैसे एक व्यक्ति जब दूसरे को मारता है। इफ आई एम गोइंग टू स्टोर समथिंग इन द मिडल ऑफ अ रेसिडेंशियल सोसाइटी व्हिच इज सो डेंजरस दैट आई नो दैट देयर इज अ हार्मफुल रिस्क, देन मेंस रिया इज कैलकुलेटेड। काइंडली कम डाउन टू ग्राउंड। अभी तो बाहर का मौसम इतना खराब है, खराब है ना, टेम्परामेंट अपना बढ़ जाए, अपने आर्गुमेंट शांति से करना। चल बता। May it please your lordships. Madam, this is an application for grant of bail Yes. for offences which have been got registered against the present applicant. Bail order का है? Lordship would have the order at page number 13. Yes. My lord, lordship may be kind enough to kindly have the offences got registered are under section 304, 308, 34, section 427, 429, 435, 436, 120B of the IPC, and under section 3, 4, 5, 6 of the Explosive Substances Act, and also under section 5 and 9B of the Explosives Act. For lordships to kindly have a hold of the facts, my lords, an incident is said to have taken place on 6/2/2024, whereby an explosion is said to have taken place in a factory premise, which was a licensed premise known as Rajesh Fireworks, wherein it is so alleged that certain people had sustained injuries and they later on died. Now they start with the investigation, and it is said, my lord, the point what I would be canvassing before lordships is that the present applicant has been awarded a license under the Explosives Act, and that license was a valid license. So as a matter of fact, he was permitted to prepare and manufacture. The allegations are that he was permitted to prepare the explosives. Now the question would be whether an offense under section 304 or section 308 would be made out. The present applicant is in jail since 7/2/2024. Approximately 1.5 years has elapsed. The total number of witnesses, lordship, before we go ahead, Manoj, a status report in this matter was called on 23/6/2025. आ गया है ना रिपोर्ट? आपसे मेरे को नहीं आया status report. आया. The total number of witnesses which are there is 436. And according to the instructions, when the bail application was filed, that was filed in the month of March, only 12 witnesses were examined till that time. Now what they say that now 18 witnesses. कितना? 18? 14. अभी तक तो 14. 16 have been examined. 16. So total number of witnesses which is there is 436. Out of 436 only
16 witnesses have been examined in a span of more than 1.5 years. The whether, my lord, an offence under section 304 or 308 would be made out would be a debatable question. I go back to a very celebrated judgment, that is Keshav Mahindra. We go down to Keshav Mahindra's judgment, and what they allege over there is that when the blast had taken place, or the MIC incident is said to have taken place at Bhopal, the charge sheet, they came down that a charge should be framed under section 3 and 4. The Honorable High Court and the Supreme Court went, the matter traveled over there, and they came to the conclusion that it would be a case under section 304A of the Indian Penal Code. And at that particular juncture, it was held that it would be a case under section 304A because of the incident. Manoj, there was no intention on the part of anyone. It was a stray incident which is said to have taken place out also over here. And it is not that something illegal was being done. There was a license which is there. The license is very much there, which was a valid license. So what I humbly submit, assuming for the sake of argument, certain people have died. No dispute about that. An incident is said to have taken place. Somewhere around 400 people are said to have sustained injuries. What the allegations are, 13 people are said to have died. But what I go down, my lord, is the crux of the matter, whether an offence under section 3 and 4 would be made out, or an offence under section 3 and 4A of the IPC would be made out, rash or negligent act or culpable homicide amounting to murder. This is the judgment which I rely upon. And what they say, my lords, we go ahead with this judgment. Madam, if you want to. We come down to, my lord, the last but one paragraph. As a result of the aforesaid discussion, it is held that on the material led by the prosecution, appropriate charges which are required to be framed against the concerned accused are under section 3 and 4. So far as accused number 5, 6, 7, 8 and 9 are concerned, so far as accused number 2, 3, 4, 12 are concerned, charge under section 3 and 4A read with section 34 of the Indian IPC will be framed, as these offences trial court of session will be transferred from the court of Chief Judicial Magistrate Bhopal, and thereafter charges under section 3 and 4A with the aid of section 34. In result, the parties succeed with the framing of charges in section 3 and 4, part 2, section 324, 326. 429 is without the aid of section acquisition set aside. And kindly see what were the allegations. We come down to page number 2, my lords. On the registration of the aforesaid criminal case, the station officer Bhopal arrested 5 employees of the factory, namely accused number 5 to 9, and kept the police custody. Accused number 1, 2, 3 were arrested on 7th of December 1984. Out of the accused number 4, Warren Anderson was released on bail the same day. On 6th of December 1984, the case was handed over to CBI. On completion of the charge sheet was presented to the CBI on the in the court of CGM Bhopal on the 1st December 19. In the present proceedings were not concerned with the completion with the question of paying compensation payable to the gas disaster victim at Bhopal and various steps taken by the government of India. We therefore do not dilate on these. Suffice to say, the criminal proceeding related to the aid of arising from the Bhopal gas disaster were quashed by this court as a result of the proceeding which came so and so. And in this case, kindly see to the charges which are framed. Firstly, that on or about the night intervening 2nd and 3rd December 1984 at Bhopal, the capital of MP, co-accused person so and so committed culpable or not amounting to by causing death of 3,828 or more human beings by allowing the highly toxic gas known as MIC to escape from the tank number 610 of AP division plant of UCIL, knowingly that it is likely to cause death, and you sharing this common knowledge with them did not do anything to avoid the said escape of, thus thereby committed an offence. Each count on the offence under section 3 and 4 part 2 read with section 35 of the Indian Penal Code and within the cognizance of this court, and so this was the charge which was there. And ultimately, after having a detailed examination, what they said that it was an accident. Let's assume for the case in the hand, Malus, the evidence which has come down, Malus, which has been collected during the course of investigation. The statement, they say that there was a factory which was working over there. There's allegation that some of the factories which were there did not have, but so far the factory of the present applicant concerned, there was a valid license. The license was valid till March 2025. The incident is said to have taken place and later on allegations have been leveled. The incident is said to have taken place on 6th of February 2024 and then the allegations have been leveled. If we see to the order rejecting bail application, paragraph number 15, page 15, अभियोजन कहानी के अनुसार
घटना दिनांक 6/2/24 को सुबह 11:25 बजे अभियुक्त राजेश और राजेश अग्रवाल एवं सोमेश अग्रवाल संचालित फटाका फैक्ट्री राजेश फायर वर्क्स में विस्फोट हो गया। इसके आधार पर थाना सिविल लाइंस में अपराध क्रमांक 100 प्रथम विवेचन ले गया। विवेचन दौरान पाया गया फैक्ट्री संचालन अभियुक्त राजेश और राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, अभिषेक करते थे। मैनेजर आशीष एवं अमन तहखाने में थे तथा अभियुक्त मन्नी और रफीक खान बाहरी लोगों ये तो पढ़ लिया, आप बता दीजिए, आगे बताइए। So this is what I'm saying, that it was a case of an accident which has occasioned over there. But no offense under section 304, even assuming for the sake of argument, if we consider the police itself has come down to the conclusion that it was a case of culpable homicide not amounting to murder. Now, if it was a case not culpable homicide not amounting to murder, the maximum punishment would be 10 years, Malats. 308, it would again be 10 years. In those circumstances, what I say, Malat, that where the man has remained in jail for approximately 1.5 years and only 16 witnesses out of the total quota of 436 witnesses have been examined. My infringement of Article 21, delayed trial. Secondly, no offense under section 304 being made out. Ultimately, my lord, assuming there was no intention, it is not the case of the prosecution. At best, the prosecution can say that we knew that there can be an explosion, but that would be an amounting, there has to be some positive act on my part. So as to make out an offense under section 304A, I would say that an offense, it was a mishap in a factory which has occasioned over there. That is the humble submission, sir. May it please, my lords. My lords, first I want to respond to my learned friends' arguments, some of which, to say the least, my lords, very respectfully are shocking lies before this honorable court. My lords, the first point that was made before my lords was that there was a valid license. इनकी तरफ से कहा गया कि 2025 तक का valid license था. My lords, ये सबसे पहले वो लाइसेंस की कॉपी बता दें माय लॉर्ड्स को कि वो 2025 का वैलिड लाइसेंस कहां तक है. माय लॉर्ड्स, 1.5 साल से 15 अलग अलग मैटर्स हम इस केस में लड़ रहे हैं. आई हैव हैड द फॉर्च्यून टू अपीयर इन ऑल ऑफ देम. ये लाइसेंस अभी तक कहीं पे नहीं आया है. चार्जशीट के हिसाब से माय लॉर्ड्स 2 लाइसेंस थे, LE1 और सॉरी माय लॉर्ड्स LE1G और LE5. इनकी वैलिडिटी थी माय लॉर्ड्स 31 मार्च 2023 तक. 31 मार्च 2023 का नाम क्या बताया? LE1 and LE5. माय लॉर्ड्स, अल्फाबेट्स LE1 and LE5. तो पहली बात तो ये कि जब ये इंसिडेंट हुआ 6/4/2024 को, तब आपके पास कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं था. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये जो 2 लाइसेंसेस मैंने आपको बताए माय लॉर्ड्स, ये राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल के नाम पे थे. इसलिए मैंने कहा कि सोमेश अग्रवाल, जिनकी बेल आज हम सुन रहे हैं, ये मेन अक्यूज थे इस मैटर में. तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु माय लॉर्ड्स कि जो 2 लाइसेंस आपने बताया LE1 एंड LE5, जी माय लॉर्ड्स, इसका एक्सपायर पीरियड क्या, ड्यू डेट क्या, कब तक के लिए? 31 मार्च 2023. 31/3/2023. दैट्स राइट. मतलब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ माय लॉर्ड्स 6 अप्रैल 2024 को, तब आपके पास कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं था. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये जो 2 लाइसेंस थे, ये दोनों सगे भाई राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल के नाम पे थे. उस तरीके से सोमेश अग्रवाल इस केस के सबसे मुख्य प्राइमरी अक्यूज्ड बन जाते हैं. तीसरा बिंदु माय लॉर्ड्स, जो 2 लाइसेंस आपके पास थे भी, उन लाइसेंस के अंडर आपको क्या परमिशन थी कि आप 15 किलो, एक लाइसेंस में 15 किलो, दूसरे लाइसेंस में 15 किलो के फायरवर्क्स को स्टोर और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. लेकिन चार्जशीट के अनुसार जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन 75 more times manufactured and stored fireworks were recovered from the factory site. आपको परमिशन थी 15 किलो की, 75 more times सीज हुआ जिस दिन घटना हुई. और माय लॉर्ड्स, बाद में इंक्वायरी के समय ये पता चला, इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखकर, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है माय लॉर्ड्स, आंकड़े देखकर बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि 3.85 करोड़ के आपने 1 लाख किलो एल्यूमिनियम पाउडर का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए आपने 3.85 करोड़ अपने बैंक से पे किए थे. इसी के साथ साथ लगभग 1 लाख किलो एल्यूमिनियम पाउडर के अलावा आपने 1,75,000 किलो
सल्फर भी ऑर्डर किया था जिसकी मार्केट कीमत आपने 26 लाख चुकाई, और इसके साथ माय लॉर्ड लगभग 54 लाख रुपीस का सॉल्ट पेटर करके एक केमिकल आता है। माय लॉर्ड्स, ये मैं थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम, सॉल्ट पेटर और सल्फर है, ये सब फायरवर्क्स बनाने के काम आता है। तो यदि आपके पास 15 किलो का लाइसेंस था भी, पहली बात तो यदि वो ये लाइसेंस वैलिड लाइसेंस मेरे लर्नेड काउंसिल बता दें, मैं आधी आर्ग्यूमेंट वहीं पे समाप्त कर दूंगी। लेकिन ये साफ झूठ कहना कि वैलिड लाइसेंस था, it is a very disappointing and shocking to me. Now let me finish my arguments, please. This is the license which is उसके part of पास- the charge sheet. एक मिनट आपका हो जाए जी। उसके बाद आपका हाँ बता दें सर। सर, ये जो लाइसेंस आपको यदि दिखा भी देते हैं, उस लाइसेंस में एक लाइन लिखी है जिसको ये मिसयूज करते आ रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ में ये बात कह रही हूं। जो लाइसेंस इनका 2023 को एक्सपायर हो गया, इनके पास ऑप्शन था 2026 तक उसको रिन्यू कराने का, लेकिन रिन्यू हुआ नहीं था। पूरी चार्जशीट का आधार ये बना है। इनफैक्ट माय लॉर्ड्स, एक चीज मैं और आपके ध्यान में इसी बिंदु पे लाना चाहती हूं। जो 8 अक्यूज्ड हैं इस केस में, माय लॉर्ड, सबकी अभी तक बेल रिजेक्ट होते आई है। राजेश अग्रवाल की भी इसी माननीय न्यायालय ने बेल रिजेक्ट करी थी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट के सीरियस मामले को देखकर राजेश अग्रवाल को जमानत दी है। तो केवल राजेश अग्रवाल इंटरिम बेल पे दिसंबर 2025 तक बाहर है माय लॉर्ड, क्योंकि उनके कोर्ट के सामने उनके किडनी ट्रांसप्लांट के, वो वेस्ट बंगाल जाके किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस गवई साहब के सामने रखे गए। माय लॉर्ड्स, इनफैक्ट ये 8 अक्यूज में जो जिनका ये मान लिया जाए कि सबसे कम रोल था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वन मिस्टर रफीक खान, ठीक है, ही वाज नॉट इवन अ मैनेजर एडमिटेडली, हिज बेल हैज आल्सो बीन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। नाउ माय लॉर्ड्स, लेट मी कम टू माय सेकंड मेन आर्ग्यूमेंट। तो पहले तो मैंने लाइसेंस वाली बात आपको क्लियर कर दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंपैरिजन ड्रॉ किया भोपाल गैस ट्रेजेडी से, अगेन एक्सट्रीमली शॉकिंग, एंड आई से दिस रिस्पॉन्सिबली। क्या हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी जैसा हम दूसरा एक केस यहाँ पे पैदा कर दें, कि जहां पे जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी, वो अगले 40 साल तक कोर्टों में लड़ते रहें? दूसरी बात, टेक्निकल लीगल पॉइंट पे, भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक्सप्लोजिव्स के अंदर इतनी सारी धाराएं नहीं लगी थी जो इस केस में लगाई गई हैं। माय लॉर्ड्स, इनफैक्ट एक आंकड़े के अनुसार पिछले 2 साल में पूरे भारतवर्ष में 26 केसेस हुए हैं जिसमें पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है। एंड अलेजेडली माय लॉर्ड, आप जो फैक्ट्री चला रहे थे वो मध्य प्रदेश की फायरवर्क्स की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी। अब माय लॉर्ड्स, इसका जो मुख्य केस है वो एनजीटी भोपाल में चल रहा है पिछले 1.5 साल से। और माय लॉर्ड्स, जो पहला ऑर्डर एनजीटी ने दिया 6/4/2024 का, उसमें जो इंटरिम कॉम्पनसेशन बनाया, इंटरिम कॉम्पनसेशन में 5 अलग अलग कैटेगरी ऑफ विक्टिम्स को रिकॉग्नाइज किया। वो लोग जो जिनके घर से किसी की मृत्यु हुई, ऐसे 13 लोग हैं। 33 लोग जिनके घर फैक्ट्री के इर्द गिर्द थे जो पूर्ण तरीके से तबाह हो गए। तीसरे वो लोग जो सीवियरली इंजर्ड है, एक महिला है उसके पेट की आंतें बाहर आ गई, एक आदमी है जिसका पूरा पैर टूट गया, एक दूसरा व्यक्ति है जिसका पूरा हाथ टूट गया। ऐसे 64 लोग सीवियरली इंजर्ड हैं, 220 माइनर इंजर्ड हैं, 200 लोग, उसमें से 64 हम हटा देंगे, 220 माइनर इंजर्ड हैं, और 200 लोग वो हैं जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा। माय लॉर्ड्स, इंटरिम कॉम्पनसेशन जो एनजीटी ने निकाला उसका अमाउंट 18 करोड़ आया है। अभी तक आपके द्वारा केवल 4 करोड़, 1.5 साल की लड़ाई के बाद 4 करोड़ रुपए एनजीटी में बटा है। मतलब अभी सारे विक्टिम्स को, मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स को इंटरिम कॉम्पनसेशन भी 1.5 साल बाद नहीं मिला है। ऐसे में यदि इनको बेल का फायदा इस समय मिलता है तो वो पैसा विक्टिम्स तक पहुंच पाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। माय लॉर्ड्स, मैं तीसरे अपने आर्ग्यूमेंट पे आना चाहती हूं। माय लॉर्ड्स, ये जो बात कही गई कि कल्पेबल होमिसाइड मेंजरिया कहां था, फैक्ट्री चला रहे थे, काम दे रहे थे। माय लॉर्ड्स, ये जो फैक्ट्री थी ये भी चार्जशीट के अनुसार डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 19 कमरे थे। और माय लॉर्ड, ये पूरे रेसिडेंशियल एरिया जो बैरागढ़ है, ये पूरा प्रॉपर नगर पालिका क्षेत्र में आता है। इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया। तो आपको पता था कि आप पटाखे बनाने का काम, जो बाय द नेचर ऑफ इट डेंजरस है, उसे एक बस्ती में रेसिडेंट्स के बीच में कर रहे हैं। और इसके ऊपर वाली बात माय लॉर्ड्स, इसी फैक्ट्री में 3 बार इंसिडेंट पहले हो चुके हैं। आप इसके पहली बार भी हाई कोर्ट से बेल पर थे इस कंडीशन पर कि ये अब नहीं होगा।
लेकिन आपने अपने व्यवस्थाओं में ना कोई सुधार किया, ना लाइसेंस की तरफ आपने ध्यान दिया, आपने अपने बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं किया। तो पहली बात तो आप रेसिडेंस में चला रहे थे और ऐसी फैक्ट्री में जहां पे 3 बार ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है, आपके ऊपर केस चल रहा है, आप हाईकोर्ट से जमानत ले आए और उसके बाद यहां पर होता है और आप फिर यहां पे आके खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम तो धंधा कर रहे थे। ना माय लॉर्ड्स, दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय लॉर्ड्स, एनजीटी ने 5 अप्रैल 2024 के ऑर्डर में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। एनजीटी का ऑर्डर 5 अप्रैल 2024 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हवाला है रिपोर्ट का। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा है कि ऑन देयर फैक्ट्री साइड देयर वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स बिकॉज in single inverted commas the consent to operate and the consent to establish this factory under the Air Control and Pollution Act was not taken. तो लाइसेंस तो एक बात है, पर माय लॉर्ड्स उसके अलावा भी रेसिडेंशियल एरिया में अंडर पोल्यूशन एक्ट आपको जो परमिशंस चाहिए थी, ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है एनजीटी के सामने माय लॉर्ड कि वो परमिशंस भी आपके पास नहीं थी। माय लॉर्ड्स, अगले पॉइंट पे जाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो घटनाक्रम हुई और आप में डायरेक्ट कैजुअल लिंक है, आपके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन है, आप प्राइमरी अक्यूज्ड हैं। आप प्राइमरी अक्यूज्ड इस बात से भी बनते हैं कि जो फैक्ट्री साइट हम बैरागढ़ में बता रहे हैं माय लॉर्ड, इसका खसरा नंबर था 99/11 माय लॉर्ड्स, 99/11 खसरा नंबर था। ये जो प्रेमाइस था इट वाज जॉइंटली ओन्ड बाय राजेश अग्रवाल एंड सोमेश अग्रवाल। So there is no way you can excuse yourself because the factory site on which this blast took place, my lord, was jointly owned by you and Rajesh Agrawal. My lord, जिसको इन्होंने कहा कि मिशैप, ये घटना हो गई, इसमें कोई इंटेंशन थोड़ी नहीं था, और एक शब्द इस्तेमाल किया गया एक्सीडेंट। With respect, my lord, this was a human-made disaster. In fact, my lords, जब 6 तारीख को इस पे एकदम से ये बहुत बड़ी घटना हुई, माय लॉर्ड, ये बताते हैं हरदा में कि 5 किलोमीटर दूर की रेंज तक लोगों के घर की खिड़कियां हिल गई थी और उस दिन हरदा से भोपाल के बीच में लगभग 150 एम्बुलेंसेस लगातार बैक एंड फोर्थ कर रही थी। ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि 13 लोगों की मृत्यु हुई और ये सरकारी आंकड़े उस बात पे बेसिस हैं कि 13 लोगों के आपको शव आइडेंटिफाइबल हालत में मिले। यहां पर ये एडमिटेड फैक्ट है कि इस फैक्ट्री में वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल लोग आके काम करते थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनके घर वालों को यह भी नहीं पता होगा कि यदि वो मर गए तो वो कहां गए, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और ना ही 1.5 साल तक सरकार ने कोई भी मिसिंग या हेल्पलाइन की कोई व्यवस्था करी। तो जिनके पुर्जे ही नहीं मिले उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिनका रिकॉर्ड है वो ये कि 13 लोगों की मृत्यु हुई, 64 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए, 220 लोगों को माइनर इंजरी आई, 33 फैमिलीज का घर तबाह हो गया और माय लॉर्ड 200 लोग जो हैं वो अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो गए। इतनी बड़ी केस में जिसमें कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया हो, इस समय पर केवल विटनेसेस की संख्या देखकर बेल दे देना, my lord, it will be a travesty of justice. They will then argue parity in case of other accused. My lord, एक लास्ट के 2 पॉइंट्स है मेरे पास, बहुत छोटे छोटे। my lord, एक चीज इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो राजेश अग्रवाल जी जो जमानत पर आए हैं उनको अभी कुछ समय पहले 2 हफ्ते पहले हरदा में देखा गया और ये जो आदिवासी अंचल के जो लेबरर्स थे, इनकी टीन शेड बनी हुई है फैक्ट्री साइट के पीछे, उसको रात भर उन्होंने खड़े होकर तोड़ा गया। वहां पे जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने पुलिस में तुरंत इसकी कंप्लेंट भी कराई। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 200 लोगों के साथ एप्लीकेशन और एफिडेविट लगाऊं। ये सब वी आर पेइंग माय लॉर्ड्स बाय अ कलेक्टिव फी। इवन कमिंग टुडे हियर इज थ्रू कलेक्टिव फी दैट एवरीबडी इज पुटिंग टुगेदर। माय लॉर्ड, ऐसे केस में एक जो हमारे इंटरवीनर हैं उनके ऊपर राजेश अग्रवाल की फैमिली के द्वारा चोरी का झूठा केस किया गया। ऐसे केस में जहां पे 18 विटनेस हुए हैं और सभी में सोमेश अग्रवाल को आइडेंटिफाई किया है। आपने ये नहीं कहा कि किसी एक भी विटनेस स्टेटमेंट सोमेश अग्रवाल को नहीं पहचाना हो, सिर्फ 18 हुए। इनको अभी यदि बेल दे दिया माय लॉर्ड, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टैंपरिंग विद विटनेसेस। देयरफॉर इन माय humble submission at this stage in a case like this which has shook whole of Madhya Pradesh, keeping in mind the poor people and my lords, जिन लोगों के घर तबाह हो गए
वो अभी भी एक मेकशिफ्ट रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। हरदा में गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे उनको रखा जा रहा है। तो ऐसे में जब तक आपने मुआवजा भी नहीं पे किया है, आप टैंपरिंग ऑफ विटनेस में लगातार लगे हुए हैं, बोल दिया पॉइंट। क्रिमिनल प्रेसिडेंस है माय लॉर्ड्स, द बेल शुड बी रिस्पेक्टफुल। आप रिटन सबमिशन दे दीजिएगा मैडम, जो टेक्निकल पॉइंट हमसे जो हो सकता है। सर मैंने इंटरवेंशन में ये सारे पॉइंट्स ठीक है। मेंशन कर। सुप्रीम कोर्ट ने सर फैक्टिव मालिक 3 है इसमें। कौन कौन? ये सर इसमें मैंने ऑर्डर लगाया, एक राजेश अग्रवाल है, सोमेश अग्रवाल एंड पीयूष अग्रवाल। प्रदीप गोयल। प्रदीप गोयल सर, प्रदीप गोयल और ताऊ, इनकी सर सुप्रीम कोर्ट ने बिल खारिज की सुनना फैक्ट्स एंड डाउन पर। जो ऑर्डर लगाया है सर मैंने वो आपको दिए सर रेस्पोंडेंट के लिए। उसमें पहले सर उसमें राजेश को भी टेम्परेरी बिल मिली हुई है, और ये उसको पहले मिली थी टेम्परेरी, बट बाद में कोर्ट ने उसको भी खारिज कर लिया। प्रदीप को सर तो एलिगेशन सर है कि ये इनके पास जो लाइसेंस है, आपके पास 15 किलो का था जिस दिन इंसिडेंट हुआ है, उस दिन इनके पास 37,630 किलोग्राम रिकवर हुआ है विस्फोट के बाद भी सोमेश के पास से की फैक्ट्री से। ठीक, मैं आप बता दीजिए। Malot, the license, with utmost amount of respect, I would say, whatever was said over here, that was a case of blatant lie, what I've stated. The license is valid up to 31/3/2026. That's a part of the charge sheet. मतलब so copy may be supplied to us or shown to us. This is the license which has been granted. I am not answering, this is. No, I'm requesting for a copy because we've been fighting for 1.5 years. This license hasn't come. If it is here, Which please is show me a part of the copy. charge sheet, which has been handed over to me by. कहाँ है charge sheet? दिखाइए। हैं? देख बता दीजिए जब तक हम दूसरे केस की सुन। Now thereafter, Malot, one more aspect. हाँ, What I said, the charge or the section which has been, for which I am being prosecuted is under section 304, 308. It is not that there was an intention or the knowledge that the act would be done. There are two different things, civil liability and the criminal liability. Civil liability would be there. Towards the civil liability, a total amount of 4 crores amount rupees has been paid. That is on a different aspect. But when we talk of a criminal prosecution, the criminal prosecution would not be governed by the principles whatever are before the NGT. The evidence has to be collected. Now the total case which is there, it's a case what I humbly submit. The state itself doesn't say that it was a deliberate act. That is why charge under section 3 and 4. That is why the charge sheet is under for an offence under section 3 and 4 and 308 of the IPC. Act not amounting to culpable homicide, not amounting to murder. So the first and foremost, assuming that there was more amount of things, it would be violation of the terms and condition of the license. License was granted, you prosecute him under section 8, under section 9B. 9B is violation of the conditions of the license. So ultimately, when we come down to all that aspect, Malaj, this is the license, part of the charge sheet. देखिए चार्ज शीट में देख लीजिए, एक हमको बता दीजिए। सर आपने 16 विटनेस के एग्जामिन किया था, इसमें PW1, PW3 ने इस पे पैरा 3 में बोला दोनों लिए आपने सर सीनियर फेस किया सर। पेज 15 सर। विटनेस के आधार पर तो उनका भी नहीं कहना है कि हमारा केस उसके आधार पर हमारा वो होता है, ऐसा तो उनका भी नहीं कहना है कि विटनेस ने हमारे अगेंस्ट नहीं बोला, ऐसा तो उनका आर्गुमेंट ही नहीं। सर ये जो लाइसेंस है, हाँ। इसमें लास्ट लाइन आपको दिखेगी कि ऐड की गई है, और ये लाइन बिल्कुल ही अनक्लियर है। आप देखिएगा जो 2026 तक का लिखा है, इट वाज ओनली टिल 2023। आपको लास्ट में दिखेगा कि ब्लैक से डार्क में वो लाइन की गई है, और इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट में हम ये चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल के बाद आप यदि 1.5 साल के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लेते ना, आपको यदि जब राजेश अग्रवाल की बहस कर रहे थे कि आपके पास वैलिड लाइसेंस था, पहली बात तो लाइसेंस 15 किलो का था, लेकिन 1.5 साल के बाद अब आप ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपने एक लाइन अलग से ऐड कर दी है, ये भी ट्रायल का विषय है। एंड दिस शोज दैट दे आर केपेबल ऑफ टैंपरिंग विटनेस। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप किसी एक ऑर्डर में जहां पे आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही हो 1.5 साल में, सभी लोगों ने बेल लगाई है अलग अलग कोर्ट में, आप एक कोर्ट का बता दीजिए जिसमें आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर 1.5 years for the first time in a bail matter you are saying कि we had license till 2026? मतलब दूसरी बात, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत क्लियर रूल है, यहाँ पे इंटेंशन मारने की वैसे नहीं देखी जाती जैसे एक व्यक्ति जब दूसरे को मारता है। इफ आई एम गोइंग टू स्टोर समथिंग इन द मिडल ऑफ अ रेसिडेंशियल सोसाइटी व्हिच इज सो डेंजरस दैट आई नो दैट देयर इज अ हार्मफुल रिस्क, देन मेंस रिया इज कैलकुलेटेड। Third, my lord, there are several rules under the explosive rules which are here in the charge sheet which make you liable for lifetime imprisonment. अभी तो 1.5 साल हुआ है और ट्रायल भी आपकी खत्म नहीं हुई है, और 4 करोड़ की जो इन्होंने बात कही माय लॉर्ड्स, वो करके आप लोग बोलिए।
Kindly come down to और ground अभी number तो E. बाहर का मौसम इतना खराब नहीं है हुआ है कि खराब है ना. टेम्परमेंट अपना बढ़ जाए. अपने हाँ? आर्गुमेंट शांति से करना, Kindly come down to ground number आर्गुमेंट E. बेस्ड केस करना है. हीटेड नहीं, आर्गुमेंट से कुछ मैं नहीं तो- होगा. हाँ, आगे बताइए. Kindly come down to ground number E of my petition. हम्म? Kindly come down to ground number E of my petition. E. It's very simple to shout. नहीं, नहीं. It's very simple to raise your voice. It's very hard to very- fight for 1.5 years, and especially when you're not charging a fee, it's very hard. I am not heated, my lords, and my apologies. Kindly sit But I am down, sir. saying that any lies Wait, made in this wait, court wait. after 1.5 years will not be My taken. bail application contains this fact. The applicant and his brother have a license and form of LE 1 and for which is valid up to 31/3/2026. I've written down. This is आपके आवेदन में है, आपके बेल पिटिशन में है. My lord, यही तो मैंने तो किया. आप इसकी bail इस application में बेल के बोलूंगा, पिटिशन के इस bail पहले, application- इस बेल पिटिशन के पहले, मैं छोड़ दे रहा हूँ सर. इस बेल पिटिशन, नो, इस एक मिनट, नहीं, साउट तो किसी मेरा साउट आर्गुमेंट ये का तो था. कोई जनता नहीं, शाउट पता ही नहीं करके, अपने आप शाउट करके मत तो point बोलिए. is making ऊपर. My करके argument- आप लोग आर्गुमेंट. My lord, my argument was कि इसके पहले सब लोगों ने बेल लगाई है. ठीक, आप- इसी ऑर्डर में तो ये बोल रही हूँ कि ये जो 26 की डेट है ये बाद में लगाई गई है, इसलिए आप आज इस बेल पिटिशन में बता रहे हैं. और जो दूसरी बात इन्होंने आखिरी पॉइंट कहा कि 4 करोड़ हमने दे दिया, वो सिविल लाइबिलिटी थी. एनजीटी के सामने आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं. एनजीटी हैज डिटरमिन्ड योर आप लोग लाइबिलिटी. रिटर्न में सबमिशन दे दीजिएगा जो टेक्निकल काम, फिर इसको ऑर्डर कर देते. वेरी वेल, माय लॉर्ड, ग्रेटफुल. अब नेक्स्ट वीक में लगा देते हैं आप रिटर्न में, लगा दीजिए. है ना. नेक्स्ट वीक में आप जो रिटर्न में जो टेक्निकल पॉइंट भी है उसको सबमिट कर दिए, हम ऑर्डर कर दें. Grateful, my lord. रिटर्न माय सबमिशन. लॉर्ड, रिटन सबमिशंस मेरा ये निवेदन था कि हाँ. इस पे जो हमने इंटरवेंशन फाइल किया है हाँ. उसमें सारे हमने रिप्लाई करे हैं. हाँ. इन 2 days we will file written submissions Yes, also, कर दें. but my lords में reserve this for order. हम इसको फिक्स डेट दे देते हैं रिटर्न सबमिशन के लिए आपको. आप दोनों आप लोग दे दे 11 या 12 कर दीजिए. 12 कर दीजिए my lords, but please reserve it for order. 12 को रिटर्न सबमिशन के लिए हम लिख ही देते हैं. जी, very well.